गर्लफ्रेंड हो तो ईरान जैसी जो बोलती है वो करके दिखाती है, या बॉयफ्रेंड हो तो ईरान जैसा जो बोलता है वो करके दिखाता है, और बॉयफ्रेंड कभी भी अमेरिका की तरह ना हो। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त घिरे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ज्यादा वो और फंसते जा रहे हैं। अब अमेरिका के पास सिवाय बातचीत करके बाहर निकलना और सरेंडर करके बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जंग हार चुके हैं और उन्होंने पहले कहा था कि हम हुर्मुज खुलवा देंगे, फिर कहा हम हुर्मुज नहीं खुलवाएंगे, फिर कहा कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस खुलवा ले, फिर कहा कि नहीं हम खोल देंगे, 48 घंटे में खोल देंगे, फिर उन्होंने कहा था भाई हम खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, फिर कहा था हम पैराट्रूप्स भेज देंगे, फिर कहा था हमारा अब्राहम लिंकन लेके आ जाएंगे। तो 40 दिनों में जो भी उन्होंने कहा था वो कोई चीज तो पूरी की नहीं, तो अब उनकी बात की कोई वैल्यू रही नहीं। ईरान ने वीडियो रिलीज किया कि उन्होंने 30 मिनट का टाइम दिया था, कहा था 30 मिनट में यहां से निकलो, वीडियो रिलीज किया है, 30 मिनट में भाग के गए कि नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कर सकते तो कर लेते, कुछ कर नहीं सकते। इनका प्रॉब्लम ये है। एक इजरायली मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, मिस्टर डोनाल्ड डक, इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट क्वैक। किसी मुल्क को कहे 50% टैरिफ है, किसी को कहे 20%, कभी आके कहे ग्रीनलैंड हमारा है, कभी वेनेजुएला को उठा ले। तो ये दादागिरी और गुंडागर्दी के सामने जब ईरान का इनका मुकाबला हुआ तो ईरान ने कहा भाई हमारे साथ ये नहीं चलेगा, हम इज्जत वाली कौम है। दुबई की डेवलपमेंट और ईरान की डेवलपमेंट में क्या फर्क है? जो इन्होंने बम मारा था और ट्रेन तोड़ दी थी, ईरान के इंजीनियर्स और अवाम ने 48 आवर्स के अंदर उसको बना दिया। तो ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ईरान के पास ऑयल है, गैस है, गोल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन बेच नहीं सकते हो तुम। दादागिरी है पूरी दुनिया की। ईरान ने कहा कि भाई ये दादागिरी का जमाना खत्म हो गया, पहले तुम सैंक्शंस लगाते थे, अब हम सैंक्शन लगाएंगे। ईरान ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है जितना आप समझ रहे थे। अमेरिका से लड़ सकते हैं, अमेरिका को हरा सकते हैं। डेली पोस्ट देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ। ईरान ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ तमाम ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ तमाम ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ईरान ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖੂਬੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ईरान ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਮੀਰ ਅਬਾਸ ਜਾਫਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਦਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ईरान ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ अब्बास जाफरी साहब। मैं सीधा ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें 2 दिन का बाद हमारी बातचीत हो रही है, कोई ऐसी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, कुछ ऐसी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम हमारे पंजाबी साथियों को, दोस्तों को जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको हमारा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और हम लोग जो हैं हमेशा से पंजाबियों के लिए हमारे दिलों में हमेशा से खास मोहब्बत रही है और शुजाअत, बहादुरी और जो दुश्मन से मुकाबला है ये हमेशा शिया मुसलमान और पंजाबियों के अंदर एक कॉमन चीज रही है कि कभी भी सर झुक नहीं सकता, सर कट सकता है। इमाम हुसैन का जो पैगाम था, इसलिए खास हम लोगों की पंजाबियों से खास हमारा एक दिली लगाव भी है, हम बहुत मोहब्बत भी करते हैं। तो इसलिए खास तौर
और तमाम हमारे पंजाबी भाइयों को हम सलाम और आदाब अर्ज करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जंग हार चुके हैं और उन्होंने पहले कहा था कि हम हुर्मुज खुलवा देंगे, फिर कहा हम हुर्मुज नहीं खुलवाएंगे, फिर कहा कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस खुलवा ले, फिर कहा कि नहीं हम खोल देंगे, 48 घंटे में खोल देंगे, फिर उन्होंने कहा था भाई हम खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, फिर कहा था हम पैराट्रूप्स भेज देंगे, फिर कहा था हमारा अब्राहम लिंकन लेके आ जाएंगे। तो 40 दिनों में जो भी उन्होंने कहा था वो कोई चीज तो पूरी की नहीं, तो अब उनकी बात की कोई वैल्यू रही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कि इंडिया में फेमस हो रहा है कि गर्लफ्रेंड हो तो ईरान जैसी, जो बोलता है वो करके दिखाता है, जो बोलती है वो करके दिखाती है, या बॉयफ्रेंड हो तो ईरान जैसा, जो बोलता है वो करके दिखाता है। और बॉयफ्रेंड कभी भी अमेरिका की तरह ना हो कि जो बोलता है कभी भी अमल नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त घिरे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ज्यादा वो और फंसते जा रहे हैं। तो कल उन्होंने कहा था कि भाई हम ब्लॉकेट कर देंगे, तो इंडियन एम्बेसी जो हैदराबाद में ईरान काउंसुलेट है, उन्होंने एक जोक बनाया, ट्वीट किया, कहा कि भाई ये व्हाट्सएप का गेम थोड़ी ना है कि हमने ब्लॉक कर दिया तो तुम भी ब्लॉक कर दोगे। तो ये रियल वर्ल्ड हॉर्मुज है। अब आते हैं रियल बात पे। अमेरिका और इजराइल क्या करना चाह रहे थे? वो आए थे कि पूरे इस वेस्ट एशिया में जितना ऑयल और गैस है उस पर पूरा हमारा कब्जा हो जाए, ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो हमारी गुलाम गवर्नमेंट हो। पासा पलट गया, होर्मुज पूरा ईरान के हाथ में आ गया और ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान की ताकत और कुव्वत और कुदरत क्या है। अब इससे अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया। अब अमेरिका के पास सिवाय बातचीत करके बाहर निकलना और सरेंडर करके बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अमेरिका लड़ सकता नहीं है। उसकी नेवी जो है, उसने कहा था ब्लॉकेड है। कल चाइनीज शिप भी गई, ईरानी शिप भी गई, वो कुछ कर नहीं पाया अमेरिका। तो अमेरिका की हालत इस वक्त बहुत खराब हो गई है। अब जितना ज्यादा अमेरिका अपने आप को इसमें और उलझाएगा, पूरी दुनिया में उतना ज्यादा वो जलील और खार होगा। उसके अलावा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। नहीं, देखिए एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ये पहली बार है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर उनके 15-16 शिप आए हुए हैं। कोई ऐसी भी यहाँ कुछ मीडिया में ऐसी बातें भी चल रही है कि शायद अब क्योंकि उसके सारे जो जंगी बेड़े हैं वो वहां पर मौजूद है, वो अटैक कर सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज पर, क्योंकि अब उनके पास वहां 10,000 फौज और गई है। कोई ऐसी संभावना लग रही है कि अमेरिका अब स्टेट ऑफ हार्मुज पर जा कब्जा करने की कोशिश करेगा या फिर वहां को खुलवाने की कोशिश करेगा? कोई ऐसी संभावना है? जी सरदार जी, देखिए मैं कहूंगा अगर 40 दिन में जो नहीं कर पाए वो 2 दिन में क्या कर लेंगे। पहली चीज तो ये आए इसीलिए थे ना कि कह रहे थे कि अब्राहम लिंकन लेके आए, हुर्मुज खुलवा देंगे। 40 दिन में इनके तमाम जंगी बेड़े सारे आ गए, क्या कर लिए? कुछ नहीं कर लिए, हुर्मुज के नजदीक भी नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे अब्राहम लिंकन पे 101 मिसाइल गिरे थे, हमने सब रोक लिए, लेकिन गिरे तो थे ना। आज 1000 किलोमीटर ईरान की सरहद से दूर खड़ा है अब्राहम लिंकन। इससे क्या मतलब है कि भाई 40-45 दिन में तो आपने तो सब लेके आ गए थे। 2 वॉरशिप्स लेके आए थे जिस दिन बात चल रही थी 11 अप्रैल को। दोनों वॉरशिप्स का ईरान ने वीडियो रिलीज किया कि उन्होंने 30 मिनट का टाइम दिया था, कहा था 30 मिनट में यहां से निकलो। वीडियो रिलीज किया है, 30 मिनट में भाग के गए कि नहीं गए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कर सकते तो कर लेते, कुछ कर नहीं सकते। इनका प्रॉब्लम ये है। एक इजरायली मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, मिस्टर डोनाल्ड डक, इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट क्वैक। यानी डक्स की तरह क्वैक क्वैक नहीं करो, अगर लड़ना है तो सही में लड़ो। तो ये सब मीडिया के लिए अच्छा है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, मीडिया के लिए अच्छा है। इन रियलिटी अमेरिका जो है वो फंस चुका है। अगर मैं मिसाल देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए, अमेरिका के टोटल पूरे वेस्ट एशिया में सोल्जर्स कितने हैं? 50,000। वो कह रहा है 10,000 और लाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 60,000। ईरान के सोल्जर्स कितने हैं? 9.5 लाख। और ईरान की जो पैरामिलिट्री है, जो लोगों ने कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार है, वो 1,40,00,000 है। वो जो जमीन है वो पहाड़ है जाग्रोस के, जहां पर गुफाएं हैं। तो एक बार वॉर शुरू कर दी, जमीन पर आ गए, तो अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये किल बॉक्स है, यानी ये सुइसाइड मिशन है। क्यों? वॉर शुरू होती है तो वॉर में एक होता है कि आप किसी की जमीन पर एंटर करो,
है ना। ये एक होता है। दूसरा होता है कि भाई आपने एंटर कर दिए, अभी आपकी कोई वीडियो गेम तो नहीं है कि आपकी आपकी गन्स खत्म नहीं होंगी, बंदूकें खत्म नहीं होंगी। ये इसको री करना पड़ता है, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो वो कौन करेगा? अच्छा, एक जाफरी साहब, ये मैं जानना चाहता हूं, जहां पंजाब के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो 40-45 साल से अमेरिका के साथ ईरान की नहीं बन रही, लेकिन इसकी वजह क्या तेल है, जहां कुछ और वजह है कि जिसकी वजह से आज दोनों देश और तीसरा इजराइल जहां आकर खड़ गए हैं? देखिए, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। ये दृष्टिकोण नजरिए की बात है कि क्या नजरिया है। जी। एक नजरिया अमेरिका का है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम है और पूरी दुनिया का जो भी रिसोर्सेज है वो हमारा है। अब हमारे सामने दो टाइप के लोग आएंगे, एक गुलाम जो सर तस्लीम कर लेंगे जैसे अरब बादशाह हैं, या दूसरे बहादुर जो कहेंगे भाई कि इज्जत की बात है, सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये दो नजरिए हैं जिनकी बुनियाद पे जंग है। तो पूरे इस वेस्ट एशिया में, पूरे इस जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं ये लोग, पूरे इस वेस्ट एशिया में ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेस सब अमेरिका की कंपनियों का है। कतर में है लेकिन ओनरशिप 30% 40% अमेरिकन की है। सऊदी में है लेकिन अमेरिका के कब्जे में है। मिसाल के तौर पर इराक में जो ऑयल निकलता है उसका पैसा अमेरिका में जमा होता है, फिर इराक की गवर्नमेंट भीख मांगती है कि भाई हमें पैसा दे दो, तो वो राशन में पैसा देते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया ऐसी रहे। मसलन किसी मुल्क को कहे 50% टैरिफ है, किसी को कहे 20%, कभी आके कहे ग्रीनलैंड हमारा है, कभी वेनेजुएला को उठा ले। तो ये दादागिरी और गुंडागर्दी के सामने जब ईरान का इनका मुकाबला हुआ तो ईरान ने कहा भाई हमारे साथ ये नहीं चलेगा, हम इज्जत वाली कौम है, हमारी चीज है, हम ना दूसरों के अंदर इंटरफियर करेंगे ना कोई हमारे मामले में इंटरफियर करे। तो मुकाबला दो नजरियों का है, एक वो गुलामों का जो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। अच्छा, ईरान ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है जितना आप समझ रहे थे, अमेरिका से लड़ सकते हैं, अमेरिका को हरा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि इनके 13 मिलिट्री बेसेस टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में 30,000 सोल्जर्स इनके इस वक्त भागे हुए हैं। तो ये इनकी हालत हो गई। तो रियल जंग क्या है? इस्तेगलाल, आजादी, इंडिपेंडेंस, इज्जत। और उसके सामने गुंडा जो आया है वो कह रहा है हमारे पास सब कुछ होगा, हम बताएंगे तुम्हें कैसे रहना। ईरान कहता है हम अली वाले, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। जाफरी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हमने सारा कुछ तबाह कर दिया, हम जंग जीत चुके हैं, इसने कई बार बोला है। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, ये जंग रुक भी सकती है, दोबारा भी शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में गलबात हुई दोनों में, अमेरिका और ईरान में, क्या लगता है जो आगे गलबात होने की संभावना है? अगर ये गलबात होगी तो उसमें किन किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है? यूरेनियम, अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर बन सकती है, या एनरिचमेंट पर बन सकती है, या फिर स्टेट ऑफ हार्मूज। इसमें दो, या तो ईरान को छोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा, या फिर स्टेट ऑफ हार्मूज छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी बात आती है तो ईरान क्या चीज छोड़ेगा? या स्टेट ऑफ हार्मूज छोड़ेगा, या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा? जिस सिंह जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि ईरान ने क्लियरली कहा है, जो आयतुल्लाह खामेनी हो गए उनका स्टेटमेंट है और हमारे यहाँ फतवा है, यानी वो रिलीजियस सबसे बड़ी रूलिंग होती है। उन्होंने कहा है हमारे शिया मजहब में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना जायज नहीं, हराम है, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि एक सवाल ले लीजिए। पर ये यकीन की बात है कि वो क्यों यकीन नहीं कर पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने आज तक ना तो वेपन बनाया है, हमने जो एनरिचमेंट किया ये अपने जो घरेलू यूज के लिए हमने तैयार किया है,
लेकिन यकीन क्यों नहीं कर पा रहे इसमें कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे? जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये ऐसे ही है जी। परमिंदर सिंह जी, कि मैं कहूं कि आप किसी के घर में चुड़ैल है और मैं चुड़ैल के बहाने से उसके घर में हमला कर दूं और उसके घर में चोरी कर लूं, ठीक है ना? तो मुझे जी। यकीन करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे चुड़ैल बताना है। चुड़ैल को तो साबित नहीं कर सकते हैं। पहली चीज ये कि उन जी। लोगों का जी। इरादा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। वो जानते हैं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। उनका इरादा इसको बहाना बना के ईरान की जमीन पे कब्जा करना है। जैसे इराक में उन लोगों ने कहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या उन लोगों ने लीबिया सीरिया में कहा था केमिकल वेपन है, लीबिया में कहा था। बहुत सारी इन लोगों ने बहाने किए। दुनिया के सामने अब ये चूरन और ये मसाला नहीं चलता है कि आप झूठ बोलो और जी। आके हमला कर दो। लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए आपके क्लियर कर दूं, ईरान के लिए रिलीजियस लॉ है कि लीगल, मैं भी आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। ईरान के लिए लॉ जी। है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। दुनिया नहीं रोक सकती ईरान को, ईरान खुद नहीं बना रहा है। यानी आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि अगर हम बनाना चाहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता एथिक्स और मोरालिटी के हिसाब से कि ऐसा बॉम्ब बनाओ जिसमें लाखों लोग मर जाएं। ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, इसलिए हम नहीं बना रहे। दूसरी चीज, ईरान ने जो जेनीवा में बात चल रही थी, वहां पर ईरान ने एक प्रपोजल दिया था। वो प्रपोजल क्या था? वो प्रपोजल था जो आपने कहा कि भाई हम पर आप विश्वास नहीं करते कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, है ना? तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो ईरान ने एक प्रपोजल दिया कि सऊदी अरेबिया, अमेरिका और ईरान, ये तीनों मिलके एक कमेटी बनाए। ये कमेटी पूरा ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी का सिस्टम जो है वो इनकी निगरानी में हो। यानी ईरान ने ये प्रपोजल दे दिया है कि अमेरिका आके पूरी निगरानी करे, हत्ता सऊदी अरेबिया आके निगरानी करे। ईरान ने ये ऑनेस्टी में दिया कि भाई ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये तो आप और सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो आपको तो भरोसा हो जाएगा ना। फिर भी ईरान के ऊपर हमला किया। यानी ईरान ने तो अपनी तरफ से विश्वास जीतने के लिए प्रस्ताव भी रखा, और ऐसा प्रस्ताव रखा जो उनके लिए सख्त था। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि आपका जितना भी यूरेनियम है वो सब हमको दे दो, हम लेके चले जाएंगे, कहीं और रखेंगे। भाई क्यों देगा कोई दोष? कोई मुल्क अपनी अपनी इज्जत की बात है ना, कि भाई मेरी चीज है, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? जब मेरे पास कानूनन हक है बनाने का, रखने का, आपको शक है तो आप आओ निगरानी करो। ये भी हम आपको इजाजत दे रहे हैं, ये भी नहीं जिद कर रहे हैं कि भाई आप निगरानी ना करो। आप आओ, देखो, निगरानी करो। लेकिन आप जिद में अड़े हो कि भाई हमको पूरा दे दो, पूरा तबाह कर दो, अपने इल्म को आगे मत बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को आगे मत बढ़ाओ। तो कोई भी कौम अगर अपनी टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएगी तो वो कौम पीछे चली जाएगी। तो ईरान के लिए क्लियर है, एक, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता। दो, ईरान अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहता कि आप कहेंगे आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं अगर, क्योंकि देखें, मैं एक मिसाल दे दूं, 30 सेकंड खाली। एक बच्चा था, परमिंदर सिंह जी, वो स्कूल गया था जी। तो टीचर ने कहा बोलो बेटा ए, तो उसने नहीं बोला। टीचर ने उसको बहुत मारा। मारना नहीं चाहिए बच्चों को, मैं मिसाल दे रहा हूँ जोक के लिए, ताकि व्यूअर को समझ में आए। बच्चे को बहुत मारा, बच्चे ने लास्ट तक ए नहीं बोला। तो उसके फ्रेंड ने आके बोला उसको बाद में कि अरे यार एक ए तो बोलना था, ए बोल देता, क्या प्रॉब्लम था? तो उसने कहा कि अगर मैं ए बोलूंगा ना तो ये बोलेगा बी बोलो, तो मुझे क्योंकि बी नहीं बोलना था इसके लिए मैंने ए नहीं बोला। यानी अगर इसकी एक बात मान लूंगा तो इसकी हर बात मानना पड़ेगा, तो मैं इसकी एक ही बात नहीं मानूंगा। अगर अमेरिका की एक बात मान लेगा तो ईरान, अमेरिका बोलेगा हर बात उसकी मानना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, जो पीछे बात हुई है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो आखिरकार, क्योंकि इतना लंबा समय आप आमने सामने हैं, पिछले 40 साल का आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एक मीटिंग में तो नहीं ये सुलझेगा। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो मीटिंग कामयाब क्यों नहीं हो सकी, और उसमें ईरान की भूमिका क्या रही और अमेरिका की भूमिका क्या रही इसमें? देखिए, मेरे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 6 मिनट है, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सॉरी, मैं देखें, ईरान 2 बार ईरान ने नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा था। दोनों बार ईरान के बिटवीन नेगोशिएशन ईरान पर हमला।
यानी अब नेचुरल सी जी बात है कि आपको कोई बुलाएगा, आओ बात करो, और वही बातचीत के दौरान आप पर हमला कर दे, एक बार नहीं 2 बार ऐसा कर दे, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि भाई सामने वाले पे आप भरोसा नहीं कर सकते। 2015 में भी ईरान ने जीसीपीओ साइन किया था, फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उसको फाड़ के फेंक दिया। वहां पर ईरान 3.5% पे अग्री हो गया था। तो ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर जब आता है तो वो अपनी पॉलिसीज के साथ आता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए क्लियर है। जेडी वेंस ठीक ने है 20 से 22 बार डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया। इरानियन एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मीटिंग रात तक सही चल रही थी, लेकिन रात को 2 चीज हुई, एक नेतन्याहू का कॉल आया जेडी वेंस को, और एक डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया। जब इन लोग तीनों ने बात किए तो इन लोगों ने तय कर लिया कि मंजूरी नहीं करनी है, और इन लोगों ने फिर ऐसी ऊट पटांग बात, क्योंकि जब नहीं करनी है तो फिर ऐसी शर्तें लगाओ कि सामने वाला माने ठीक नहीं। है तो इन लोगों ने कहा कि जी जो टोल है उस पर हम दोनों मिल के बात करें, मिल के पैसा बांटेंगे। ये क्या बात हो गई भाई, तुम अमेरिका हो, तुम उधर रह रहे हो, तुम्हारे इधर से क्या लेना देना। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भाई यूरेनियम एनरिचमेंट जो है पूरा हम ले जाएंगे और 20 साल तक आप नहीं करोगे। तो ईरान ने कहा ये बातचीत का मौजू ही नहीं है, ये सब बातचीत खत्म करें, जो रियल बात है उस पर बात करें। वहीं पर बात खत्म हो गई। मेन इसमें कल्प्रिट इजराइल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता जंग रुके, और इजराइल अच्छा का वजूद जंग के ऊपर बाकी है। आपके पास समय कम है, मेरे पास सिर्फ 2 सवाल है, आप उसमें मैं 2 सवाल अभी दोहरा देता हूं। मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है भी इजराइल मांग कर रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी ईरान ने ऐसी मांग नहीं रखी कि इजराइल के पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना खतरा ईरान से इजराइल को है उतना ही खतरा इजराइल को ईरान से, दोनों के पास नहीं होना चाहिए। इजराइल मांग कर रहा है लेकिन ईरान कभी मांग नहीं कर रहा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई बार कुछ लोग कहते हैं, मैंने आपका ये कोट पहले सुना हुआ है, इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताने के लिए ये कह रहा हूं कि कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि दुबई इतना बड़ा डेवलप हो रहा है और बाकी कंट्री इतने डेवलप हो रहे हैं, ईरान क्यों नहीं डेवलप हो रहा। ये मैंने आपकी बात पहले सुनी हुई है, लेकिन मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि दुबई की डेवलपमेंट और ईरान की डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जी पहली चीज तो इजराइल जो है उसके एग्जिस्टेंस को ही ईरान कबूल नहीं करता। जिस तरीके से महात्मा गांधी से पूछा गया था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा का पूरा पैलेस्टाइन फ्री होना चाहिए। इजराइल यहूदी वहां रह सकते हैं लेकिन इजराइल नाम का मुल्क नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, हमने पूरे मुल्क को लड़के आजाद कराया, उसी तरीके से पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है, तो ये क्लियर है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, मैं बहुत अच्छा सवाल है, व्यूअर्स के लिए मैं आपके क्लियर कर दूं। देखिए दुबई जो बना हुआ है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, वहां पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। दुबई के पास खुद का कुछ नहीं है। अब ईरान को आप कंपेयर करेंगे तो ईरान की कल ही ईरान की एक लड़की है जिसने टाइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ईरान जो है वो जितने भी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, उसके अंदर टॉप 3 में हमेशा ईरान होता है। साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंट जो दुनिया में सबमिट होते हैं उसके अंदर टॉप 5 कंट्रीज में से ईरान होती है। बायोटेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया में 5th टॉप 5 कंट्रीज में है। नैनो टेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में है। ईरान की यूनिवर्सिटी के अंदर जो साइंस और इंजीनियरिंग है उसमें 70% से ज्यादा लेडीज हैं। ईरान के अंदर जो प्रोफेसर हैं उसमें 30% से ज्यादा लेडीज हैं। ईरान की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में आती हैं। ईरान ने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज सब खुद की डेवलप की है। ईरान के अंदर तेहरान में बुर्ज मिलाद है जो 6th टॉलेस्ट टेलीकम्युनिकेशन टावर इन द वर्ल्ड है, वो ईरान ने खुद बनाया है, फ्रेंच और जर्मन कंपनीज ने नहीं बनाए। ईरान के अंदर बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने बम मारा था और ट्रेन तोड़ दी थी, ईरान के इंजीनियर्स और अवाम ने 48 आवर्स के अंदर उसको बना दिया। तो ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, दुनिया को आके देखना चाहिए। देखिए मैं एक लास्ट चीज आपसे कहूंगा परमिंदर जी कि ईरान के ऊपर कितना जुल्म हुआ है। देखिए ये जो नोट है ना परमिंदर जी, ये 50,000 तुम्हारी, ये 2006 में इसकी कीमत थी कितनी, 2,500 रुपए।
ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा लगा के इस नोट की कीमत कर दी आज 40 रुपए। तो ईरान के ऊपर ईरान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा है, ईरान क्योंकि पूरी दुनिया मिलके उसका गला दबा रही है। यूनाइटेड नेशन और यूएस मिलके उसका गला दबा रहा है। ईरान के पास ऑयल है, गैस है, गोल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन बेच नहीं सकते हो तुम। दादागिरी है पूरी दुनिया की। ईरान ने कहा कि भाई ये दादागिरी का जमाना खत्म हो गया, पहले तुम सैंक्शंस लगाते थे, अब हम सैंक्शन लगाएंगे हमारे दुश्मनों को। वो तेल और वो गैस जाएगा जो हमारे से दोस्ती करेगा, वो तेल और वो गैस नहीं जाएगा जो हमारे से दोस्ती नहीं करेगा। तो इल्म और टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे है, यहाँ की लड़कियां बहुत डेवलप्ड हैं। मैंने आपसे आपके शो पे यहाँ पे जो सरदार जी कम्युनिटी है, हमारी पंजाबी कम्युनिटी है तेहरान में, उनके वीडियोस भी आपके साथ शेयर किया हूँ कि वो कैसे खुश है यहाँ पर। जी, कैसे वो खुश हैं और वो अपने आप को यहाँ कहते हैं कि जब भी हमारी ये देखते हैं पगड़ी को, आप कुछ एक लफ्ज वो कह रहे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जब भी हमारी कोई पगड़ी देखता है तो हमें बहुत रिस्पेक्ट करता है ईरान में। तो ईरान और इंडिया और खुसूसन ईरान और पंजाब के रिलेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बे, हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं। और खुसूसन दो चीज तो मैं बार बार कहता हूं, एक शुजाअत में कि दुश्मन से मुकाबला करना चाहिए और कभी भी अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। और दूसरी चीज जो आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी है, वही हमारे शिया मजहब में भी है, जिसे लंगर कहते हैं, दूसरों को खाना खिलाना। ये शिया मजहब में भी आपने देखा होगा, मुहर्रम में मजलिसों में हमेशा लंगर खिलाया जाता है, सबको खाना खिलाया जाता है। तो पंजाबी कम्युनिटी में दोबारा आऊंगा, कोशिश करूंगा, मुझे कोई और चैनल पे जाना है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि पंजाबी कम्युनिटी। बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी बात करेंगे और कई सवाल मेरे रह गए हैं, समय की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आगे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डेली पोस्ट की ओर से आपका। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ईरान ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईरान ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ईरान ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ईरान ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरान ਤੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ईरान ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ईरान ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ईरान ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ईरान ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ईरान ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ईरान ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।